दोस्तों, क्या होगा जब कोरिया में आ जाएगा एक जापानी डीमन जो तहलका मचा देगा काफी सारे लोगों की जिंदगी में। एक ऐसी ही शैतानी शक्ति जिसको रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम ऐसी ही एक धमाकेदार कोरियन हॉरर मूवी को रिकैप करने जा रहे हैं जिसका नाम है टूम्ब ब्रेकर या फिर एक्जुमा। ये वीडियो ऐसी वैसी नहीं होगी, हम कहानी तो देखेंगे पर साथ ही साथ हर चीज डिटेल में समझेंगे। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। रिसेंटली मैंने एक कनेडियन हॉरर मूवी हाइव को भी एक्सप्लेन किया था, तो उसे भी जाकर देख लो अगर अभी तक नहीं देखा है तो। वो मूवी भी कमाल की थी, लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हम जैसे यूट्यूबर्स को मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा वीडियो बनाने की। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं टूम्ब ब्रेकर मूवी की एक शैतानी डिमोनिक कहानी को जो आपकी रूह हिला देगी। ये कहानी शुरू होती है हुआरेम नाम के एक शमन को दिखाते हुए जो अपने वर्क पार्टनर बोंग जिल के साथ लॉस एंजलिस जा रहे थे, जहाँ पे एक अमीर फैमिली के न्यूबॉर्न बेबी को कोई मिस्टीरियस बीमारी हो गई थी। अमेरिका पहुंच के हुआरेम उस बच्चे को चेक करती है, सीटी बजाकर एक रिचुअल करती है। डॉक्टर्स के हिसाब से बच्चा बिल्कुल मेडिकल तौर पे ठीक है, पर पैदा होने के बाद से उसने रोना बंद ही नहीं किया था। बोंगजिल भी मंत्र वगैरह पढ़ता है और जल्दी ही हुआरेम कंक्लूजन निकालकर बेबी की फैमिली को बताती है कि ये कोई डिमोनिक पंगा है जो जुड़ा है बेबी के परदादा से। ये बात सुनकर फैमिली वाले भी चौंक जाते हैं। देन हुआरेम के वॉइस ओवर के साथ हमें पता चलता है कि कैसे इंसान हमेशा अच्छी चीजों की तरफ भागता है, रोशनी का पीछा करता है और अंधेरे को इग्नोर करता है, पर जो भूत प्रेत शैतान और हैवान होते हैं उनके पास रोशनी नहीं होती। तो रोशनी में आने के लिए वो डिमोनिक एंटिटीज कई बार अपनी हदें पार कर देती है, पर हुआरेम इस खेल के बीच में रहती है ताकि वो उन ईविल शक्तियों को रोक सके। देन हुआरेम मिलती है जियोंग से जो बेबी का फादर है। थोड़ा बातचीत करते ही पता चल जाता है कि इस घर में एक शैतानी छाया घूम रही है जिसका रिलेशन जियोंग के दादा से है, यानी बेबी के परदादा से, और इसलिए ही इस घर में कोई भी चैन से नहीं रह पा रहा। जियोंग के दादा की कब्र में कोई दिक्कत है, पर उस दिक्कत को सुलझाने के लिए हुआरेम को मदद की जरूरत थी, और जो लोग मदद करेंगे अब सीन उन पे जाता है। हम मिलते हैं किम और उसके पार्टनर योंग से। किम था एक वास्तु शास्त्र का माहिर आदमी और वो आज खुदवा रहा था एक बूढ़ी औरत की कब्र को। बात ये थी कि इस औरत की फैमिली में आजकल सबको ये औरत दिखाई दे रही थी। इस बात को इन्वेस्टिगेट किम कर रहा था। जल्दी पता चल जाता है कि दादी माँ के पोते ने अपनी दादी के नकली दांत चुरा लिए थे, जिस वजह से आत्मा परेशान हो गई थी और फैमिली को दिखने लगी थी। यहाँ पे लड़का उन दांतों को लौटाने को बोल देता है, पर ये केस डिमोनिक नहीं था। हमें देन किम के वॉइस ओवर से पता चलता है कि कैसे इंसान मिट्टी से ही पैदा होता है, मिट्टी में ही उगी हुई चीजें खाता है, देन मिट्टी में ही बदल जाता है। ये एक एंडलेस साइकिल थी जिसे रोकना नामुमकिन है, पर क्योंकि इंसान मिट्टी से जुड़ा हुआ है तो वास्तु शास्त्र की मदद से किम बहुत सारी चीजों को समझ सकता है, क्योंकि वो एक मास्टर है। देन उस रात किम और योंग से मिलने आते हैं हुआरेम और बोंगजिल। हुआरेम अब जियोंग की फैमिली के बारे में सारी बातें बताती है किम को। किम के हिसाब से शायद बेबी पोजेस्ड है, पर हुआरेम श्योर थी कि नहीं, ये एक ग्रेव कॉलिंग है, यानी जियोंग के दादा की कब्र से बुलावा आया है। जियोंग का दादा कुछ बताना चाहता है, पर कोई उसकी बात सुन नहीं रहा। हमें ये भी पता चलता है कि जियोंग का जो पापा है ना, वो अपाहिज है और जियोंग ने भी बचपन में कुछ हॉन्टिंग्स का सामना किया था, यानी जियोंग की 3 पुश्तें श्राप झेलती आ रही है। पर अब जियोंग के न्यूबॉर्न बच्चे पे श्राप का असर हद से ज्यादा बढ़ गया है। हुआरेम को अपनी टीम के साथ मिलकर सबसे पहले अब जियोंग के दादा की टूम को तोड़ना होगा ताकि पता चल सके कि क्या डिमोनिक माजरा है। वहीं अमेरिका में जियोंग की माँ अपने बेटे को मना कर रही थी ऐसी श्रापित चीजों को करने के लिए, पर जियोंग के बेटे की हालत दिन पे दिन बिगड़ रही थी। तो एंड में जियोंग फाइनली आ जाता है कोरिया इस रिचुअल में काम करवाने। जियोंग मिलता है किम से और वो चाहता था कि किम जल्दी से जल्दी उसके दादा के कंकाल को जलवा दे, वो भी कफन के साथ। और ये बात दुनिया को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि जियोंग की फैमिली अमीर और फेमस थी, पर ऐसा करना इजी नहीं था। किम के हिसाब से पहले उस कब्र को देखना पड़ेगा कि माजरा क्या है, तभी डिसाइड होगा कि आगे क्या करना है। पर ये बात अजीब थी कि जियोंग कब्र
खोलने के लिए भी मना कर रहा था। यानी उस कब्र में कुछ अजीब हो सकता है और शायद ये अमीर परिवार पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। देन अब ये टूम ब्रेकर टीम जियोंग के साथ पहुंचती है एक प्राइवेट पहाड़ पे जहाँ पे दादाजी की कब्र मौजूद थी, पर वो कब्र जंगल में हद से ज्यादा गहराई में थी, पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पे। रास्ते में हुआरिम को एक बड़ा सा पेड़ दिखता है जिससे उसे अजीब फीलिंग आती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कब्र पहाड़ी के ऊपर क्यों मौजूद है। ऊपर पहुंच के सब देखते हैं कब्र को, जो एक लौती कब्र थी पूरे पहाड़ पे। वहां की मिट्टी टेस्ट करते ही किम समझ जाता है कि कुछ बहुत ज्यादा डिमोनिक है इस जगह पे। योंग नोटिस करता है कि पहाड़ी से थोड़ी ही दूरी पे नॉर्थ कोरिया भी दिख रहा है, पर सबसे ज्यादा अजीब बात थी कि उस कब्र पे नाम था ही नहीं, एक नेमलेस कब्र थी वो। जियोंग से अब इस कब्र की हिस्ट्री पूछी जाती है। हमें पता चलता है कि एक फेमस मंक ने, जिसका नाम था गीसुने, उसने इस जगह को चुना था जियोंग के दादा की कब्र के लिए। अराउंड 100 साल पहले की बात है ये, जब चोर वगैरह कब्र के अंदर रखा हुआ महंगा सामान चुरा कर ले जाते थे, और इसलिए कब्र पे नाम भी नहीं लिखा गया था ताकि किसी को पता न चले कि ये कब्र किसी अमीर इंसान की है। ये सब जानते ही किम भागता है श्रापित जगह से बाहर। वो समझ गया था कि कुछ बहुत 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 ज्यादा श्रापित है यहाँ पे, और अगर किसी ने इस कब्र को खोला तो बहुत लोग मारे जाएंगे। ये सेम बात वो अपनी टीम को भी समझाता है, पर इस जॉब के लिए हद से ज्यादा पैसे मिल रहे थे, तो मोस्टली सब लोग पैसे देख रहे थे, श्राप को नहीं। ये होने के बाद जियोंग ऑब्वियसली परेशान हो जाता है। वो रात को किम को कन्विंस करता है रिचुअल करने के लिए अपने बेटे की फोटो वगैरह दिखाकर, पर किम बताता है एक कोऑर्डिनेट को, जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक लोकेशन थी, और उसी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स उस कब्र के पीछे लिखे हुए थे। यानी दोस्तों, जिस इंसान ने दादाजी को दफन किया था उसके पीछे कोई मकसद था। नाउ किम के हिसाब से जियोंग को छिपा रहा है, पर जियोंग मना करता है कि नहीं, वो कुछ नहीं छिपा रहा, क्योंकि आखिरकार उसके बेटे की जान पे लाइन लगी हुई है। बातों में देन हुआरिम सजेस्ट करती है एक विड्रॉल रिचुअल करने की, जो दोस्तों एक ऐसा रिचुअल होता है जिससे आत्माएं, शैतान, भूत प्रेत सब शांत हो जाते हैं। तो अगर वो लोग इस रिचुअल को करेंगे कब्र की खुदाई के साथ साथ सेम टाइम पे, तो जो भी श्राप है वो शायद आक्रामक ना हो। किम को भी एंड में ये बात माननी पड़ती है। एंड देन अगले दिन किया जाता है वो रिचुअल। इसमें 5 सुअरों के अंदर 5 आदमियों के बाल डाल दिए जाते हैं, ताकि जब सुअरों को पीटा जाए तो मेटाफोरिकली श्राप को ऐसा लगे कि इंसानों के सैक्रिफाइस हो रहे हैं। तभी बीच में जियोंग को पता चलता है कि उसके अपाहिज पापा की बहन आ गई है यहाँ पे अपनी बेटी के साथ, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके पापा की कब्र खुदाई जा रही है, जिस बात के खिलाफ थी वो, पर वो मना नहीं करती, रिचुअल नहीं रुकवाती। ये रिचुअल करती है हुआरिम, जो हद से ज्यादा इंटेंस, क्रीपी और डिमोनिक था। रिचुअल के साथ ही साथ कब्र की खुदाई करी जाती है, और पूरे टाइम हुआरिम चिल्लाती और नाचती रहती है। देन जैसे ही कब्र मिलती है, रिचुअल रुकवा दिया जाता है। शैतानी कब्र को देखने के लिए सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कब्र को लाल कपड़े में बांध रखा था। किम को यहाँ पे जियोंग की आंटी पे भी शक होने लगता है कि वो कुछ जानती है, पर स्टिल वो अपनी जॉब करता है। कब्र फाइनली बाहर निकाल ली जाती है, और जियोंग के कहने पे उसे सीधा ले जाया जाता है क्रेमेटोरियम में, ताकि उसे जला दिया जाए बिना रिचुअल करे। ये बात किम को अजीब लग रही थी, पर इन दी एंड वो कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसे भी बस जॉब के पैसे चाहिए थे। देन सबके जाने के बाद जो लोग कब्र को दोबारा भर रहे थे, उनमें से एक के पैर के पास आ जाता है एक अजीब सांप। वो आदमी सांप का गला तुरंत काट देता है, पर ऐसा करते ही दोस्तों एक चीख पूरे जंगल में गूंज जाती है, जिसका एहसास हो जाता है हुआरिम को। अचानक बादल छा जाते हैं, तेज हवा चलने लगती है और बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से टूम ब्रेकर टीम को रास्ते में ही रुकना पड़ता है। यहाँ पे अब किम के हिसाब से लाश को नहीं जलाया जा सकता जब तक बारिश हो रही है, क्योंकि ऐसा करने से आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। किम सजेस्ट करता है पास के हॉस्पिटल में जाने के लिए, जहाँ पे लाश को स्टोर करा जा सके, क्योंकि हॉस्पिटल का स्टाफ किम को जानता था और कोई भी लाश के बारे में या जियोंग की फैमिली के बारे में कुछ भी पूछताछ नहीं करेगा। जियोंग मान जाता है। देन कफन पहुंच जाता है एक हॉस्पिटल। योंग जाके डॉक्टर्स को पैसे खिला देता है। लाश स्टोर कर दी जाती है, और जियोंग की
आंटी जियोंग को मना करती है कफन जलाने के लिए, क्योंकि उसे टूम ब्रेकर टीम पे यकीन नहीं था, पर जियोंग सुनने वाला नहीं था। एनीवे, उस अजीब कफन को रख दिया जाता है हॉस्पिटल के बेसमेंट में एंड किम जाता है बाहर इन्वेस्टिगेट करने। वो पहुंचता है वापस पहाड़ी के पास जहाँ पे वास्तु शास्त्र वाला एक मंदिर था। वो अंदर जाकर मंदिर के बूढ़े पुजारी से मिलता है और पूछता है गीसुने नाम के मंक के बारे में, जिसने पहाड़ी पे दादाजी की कब्र को दफनवाया था। वो पुजारी गीसुने के बारे में जानता था, पर उस मंक का असली नाम गीसुने नहीं था। उस मंक का असली नाम कोई जापानीज सा नेम था। आदमी के हिसाब से उस मंक ने कब्र को जानबूझकर बिना नाम के दफन किया था, क्योंकि वो कब्र बहुत बड़े नामी अमीर आदमी की थी, तो कब्र के अंदर बहुत सारा खजाना था। देन पुजारी को पता चलता है कि किम ने आज इस कब्र को खोद कर निकाल लिया है, तो ऑब्वियसली पुजारी पूछता है कि कब्र में क्या खजाना था। और वहीं सेम टाइम पे हॉस्पिटल में एक लालची डॉक्टर जाकर कब्र खोल देता है, जिससे तुरंत बाहर निकलती है एक डिमोनिक एंटिटी जो हुआरिम को बेहोश कर देती है। ये देखते ही डॉक्टर भाग जाता है और जल्द ही किम को पता चलती है ये बैड न्यूज। वो और योंग तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं हुआरिम के पास, पर अब उसकी नाक से खून बह रहा था। वो बताती है कि उस कब्र से कोई चीज बाहर निकली है जो खतरनाक थी। सीन आता है अमेरिका, जहाँ पे जियोंग का अपाहिज फादर खिड़की के पास था जब उसे सुनाई देने लगती है अपने फादर की आवाज, यानी वो आदमी जिसकी कब्र खोली गई है। वो आत्मा अपने बेटे को आवाज मारकर अपने लिए दरवाजा खुलवा लेती है। हम लोग उस आत्मा को दिन खाना खाते हुए देख पाते हैं एक खिड़की की रिफ्लेक्शन में, पर यह आत्मा डिमोनिक लग रही थी। देन एंटिटी बोलने लगती है कि उसे मांस खाना है, जिसके बाद वो लिटरली जियोंग के फादर के अंदर से मांस फाड़ने लगती है और उसका दम घोटने लगती है। वहीं जियोंग की मां नाच रही थी खुशी से कि जल्दी ही वो एंटिटी आकर उसके साथ डांस करने लगती है। एंड बैम, अगले ही सीन में जियोंग के मम्मी पापा दोनों ही बुरी तरीके से मर चुके थे। वापस कोरिया में हुआरिम तुरंत एक प्लान करती है। उसके हिसाब से ये जो आत्मा है ये 100 साल से गुस्से में है, अपने परिवार को परेशान कर रही है, तो अब ये आत्मा जरूर अपने सारे परिवार वालों को मार डालेगी। पर इससे पहले ऐसा हो, टूम ब्रेकर टीम को आत्मा को समन करना होगा। बिना देर करे हुआरिम रिचुअल स्टार्ट कर देती है। बोंगजिल को बांध दिया जाता है एक रस्सी से, जिसे पकड़ता है योंग, क्योंकि बोंगजिल के अंदर ही वो आत्मा आएगी। रिचुअल स्टार्ट होता है और दूसरी तरफ डिमोनिक आत्मा जियोंग को डराकर उठा देती है, पर इससे पहले वो आत्मा कुछ भी कर पाती, उसे समन कर लिया जाता है रिचुअल में। आत्मा घुस जाती है बोंगजिल के शरीर के अंदर और हुआरिम पूछती है, क्यों बे, क्यों परेशान कर रहा है सबको बूढ़े, सटिया गया है क्या 100 साल में? इस बेइज्जती के जवाब में आत्मा बोलती है कि वो अपने सारे बच्चों को अपने साथ ले जाएगी, जिसके बाद बोंगजिल को उल्टी हो जाती है और आत्मा रिचुअल छोड़कर भाग जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि किम कहाँ पे है? वेल, वो जा रहा था जियोंग की जान बचाने, जिसे अब होटल में डर लग रहा था। उसके पास किम का फोन आता है जो जियोंग को सारी डिमोनिक सिचुएशन समझाता है, पर तभी गेट बजने लगता है और दोस्तों गेट के बाहर से आती है किम की आवाज, जो क्लेम कर रहा था कि वो जियोंग की मदद करने आया है। फोन पे जैसे ही किम को ये बात पता चलती है तो वो जियोंग को साफ मना कर देता है किसी भी चीज पे यकीन करने के लिए, क्योंकि वो आत्मा बहुत ज्यादा ताकतवर है। एंड देन किम के कहने पे जियोंग खिड़की खोल देता है और ऐसा करते ही वो आत्मा आ जाती है कमरे के अंदर, क्योंकि दोस्तों जो फोन पे किम था वो रियल नहीं था, रियल किम गेट के बाहर था। देन जब किम अंदर आता है तो आत्मा ने जियोंग को पोजेस कर लिया था। आत्मा नाटक कर रही थी, वो बोलने लगती है अजीब बातें जिनका मतलब लग रहा था कि कोई सोल्जर है जो जापान की आर्मी की तरफ से लड़ रहा है। देन आत्मा जियोंग का शरीर छोड़ देती है और दूसरी तरफ जियोंग के दादा की कब्र को बारिश में ही ले जाया जाता है जलाने के लिए, क्योंकि अब और कोई चारा नहीं था। वहीं वापस होटल में जियोंग अजीब हरकतें करने लगता है, क्योंकि वो अभी भी पोजेस था और पानी पीने लगता है बहुत सारा। देन वो किम को बोलता है, लोमड़ी ने चीते के 2 टुकड़े कर दिए। किम को समझ नहीं आती ये बात, पर देन जियोंग अपनी गर्दन उल्टी घुमा लेता है और फिर से बोलता है, लोमड़ी ने चीते के 2 टुकड़े कर दिए, जिसके बाद वो आत्मा
जियोंग की गर्दन तोड़कर उसे बुरी तरीके से मार डालती है और किम समझ जाता है कि इस आत्मा को रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन है और अब जियोंग का पूरा परिवार मरने वाला है। यानी जियोंग की आंटी जो अचानक बीमार होने लगी थी और जियोंग का बेटा जो हॉस्पिटल में था पर फाइनली थोड़ा ठीक हो गया था कब्र वाले रिचुअल के बाद। जियोंग की आंटी एक पुरानी फोटो भी देख रही थी जिसमें बहुत सारे सोल्जर वाले फैमिली मेंबर्स थे, यानी जियोंग का परिवार युद्ध और मिलिट्री से जुड़ा हुआ था। वही उस शैतानी कब्र को क्रेमेटोरियम में लेकर आ गए थे और वो बस जलने वाली थी। किम भी दूसरी तरफ आंटी को बता देता है कि वो लोग कब्र जला रहे हैं क्योंकि वो शैतानी आत्मा अमेरिका में जल्दी ही बच्चे को मार डालेगी। वहीं अमेरिका में आत्मा पहुंच जाती है बच्चे को मारने, पर कब्र को जलाने का ऑर्डर सिर्फ फैमिली मेंबर दे सकता था। तो किम आंटी से परमिशन मांग रहा था। सिंस आंटी को अपने फादर की कब्र को नहीं जलाना था तो वो थोड़ा टाइम लगाती है। सीन इंटेंस हो जाता है, बच्चा मरने ही वाला था पर एंड में आंटी परमिशन दे देती है जिसके साथ ही कब्र जला दी जाती है और वो आत्मा हॉस्पिटल से गायब हो जाती है। बच्चा बच जाता है। फाइनली ये डिमोनिक केस खत्म हो गया था, पर क्या फायदा, ऑलरेडी 3 लोग मर चुके थे। सीन आता है कुछ हफ्ते आगे जब किम को कॉल आती है अपने एक वर्कर की। किम जाकर उससे मिलता है और वो वर्कर पागल सा हो गया था। ये वही आदमी है जिसने उस सांप का कत्ल कर दिया था। किम को वो सब कुछ बताता है, उसकी आंख से खून निकलने लगता है और अब वर्कर चाहता था कि किम वापस पहाड़ी पे जाए और सांप की लाश को जला दे क्योंकि वर्कर को लग रहा था कि उसे कोई श्राप लग गया है। किम अब अपने वर्कर के लिए वापस जाता है डिमोनिक पहाड़ी पे। वो अब खुदी हुई कब्र की और खुदाई करता है जब तक उसे सांप की लाश नहीं मिलती। उसे लोमड़ियां भी घूरने लगती हैं जो अपशगुन माना जाता है। देन किम को सांप की लाश मिल जाती है पर साथ ही साथ उसकी शवल टच करती है एक ठोस चीज। वो और ज्यादा खुदाई करता है और उसकी रूह कांप जाती है। दादाजी की कब्र के नीचे छिपी हुई थी एक दूसरी कब्र। ये बात तुरंत किम अपनी टूम ब्रेकर टीम को बताता है। योंग के साथ मिलकर अब वो उस कब्र की खुदाई करता है पर ये कब्र सीधी खड़ी थी जमीन के अंदर और इसे बांध रखा था नुकीली लोहे की वायर से जो हद से ज्यादा अजीब था। उन सबको लगता है कि कब्र ऐसे बंद इसलिए है ताकि कोई चोर चोरी ना करे, पर हुआरिम समझ जाती है कि कब्र ऐसे बंद इसलिए है ताकि जो चीज इसके अंदर है वो बाहर ना निकले। ये कब्र नॉर्मल कब्र से 2 गुना बड़ी थी। हुआरिम साफ मना करती है इसे छूने के लिए भी, पर किम को लग रहा था कि जरूर ये कब्र भी जियोंग के परिवार की होगी तो उन्हें फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए, इसलिए वो उस कब्र को बाहर निकाल लेते हैं। लोमड़ियां चिल्ला चिल्ला कर दूर भाग जाती हैं और सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो कब्र 2 गुना नहीं 3 गुना बड़ी थी नॉर्मल कब्र से। ऐसा कौन सा इंसान था जो इतना बड़ा था। वो लोग अब उस शैतानी कब्र को पहाड़ी से नीचे ले आते हैं और जाकर रुकते हैं उस बूढ़े पुजारी के पास मंदिर के अंदर जिसने किम को गीस उन्हें मंक के बारे में बताया था। वो आदमी भी लिटरली कब्र देखकर चौंक गया था। वो आरिम अच्छे से जानती थी कि कुछ बहुत ज्यादा बुरा है इस कब्र के अंदर, तो वो चावल और घोड़े के खून से एक सुरक्षा घेरा बना देती है कब्र के चारों ओर, जिसके बाद बुलाया जाता है आंटी को। किम आंटी से सच्चाई पूछता है पर आंटी को कुछ नहीं पता था इस कब्र के बारे में। वो बताती है गीसुने मंक के बारे में जो असल में कोरियन नहीं जापानीज मंक था और आंटी का पापा एक कोरियन था पर वो जापानी लोगों की तरफ से युद्ध में लड़ा था। यानी दोस्तों वो मंक और आंटी का पापा दोनों दोस्त थे। तो उस मंक ने अपने दोस्त की कब्र एक दूसरी कब्र के ऊपर क्यों दफन करी ये वो नहीं जानती। आंटी एंड में ये बोलकर चली जाती है कि इस कब्र को भी जला दो क्योंकि वो नहीं जानती कि क्या करना चाहिए। देन सब लोग पहले उस सांप की लाश को जलाते हैं और फैसला करते हैं कि कल सुबह होते ही वो इस कब्र को भी जला देंगे। कहानी खत्म। देन सब लोग मंदिर के मालिक के साथ सो जाते हैं डिनर कर कर, पर हुआरिम नहीं सो पा रही थी। वो अपनी माँ से बात कर रही थी गीसुने मंक के बारे में। उसे पता चलता है कि वो मंक एक फॉक्स डिवाइनर था, यानी लोमड़ी से रिलेटेड काम करना, जो जापान से कोरिया आया था, जिससे हुआरिम समझ जाती है कि सारी मिस्ट्री शायद उस मंक से जुड़ी हुई है। देन देर रात को बोंगजिल को हो जाता है स्लीप पैरालिसिस, जिसमें मंदिर का मालिक उसकी छाती के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है डिमोनिक रूप में। बोंगजिल एक मंत्र पढ़कर तुरंत जाग जाता है और वो भागता है मंदिर के मालिक को चेक करने के लिए, पर मालिक मंदिर में नहीं था।
कुछ आवाजों का पीछा कर कर बोंगजिल देन पहुंचता है एक सुअर के फार्म पे, जहां पे अंदर कई सारे सुअर मरे पड़े थे। एंड देन बोंगजिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वो देखता है कि एक डीमन जैसी एंटिटी ने मालिक को हवा में उड़ा रखा है। बोंगजिल तुरंत भागता है वापस और वो डीमन मालिक को बुरी तरीके से मार डालता है। अब बोंगजिल हुआरेम के साथ जाकर चेक करता है कब्र को, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया था। जो भी चीज कब्र के अंदर थी वो कब्र तोड़कर बाहर निकल आई थी, पर सुरक्षा घेरा तोड़ने की बजाय वो छत तोड़कर भागी थी। बोंगजिल भागता है बाकी लोगों को जगाने के लिए, और हुआरेम करती है कब्र को इन्वेस्टिगेट, जिसके अंदर उसे मिलता है एक जापानीज समुराई का हेलमेट। न तभी गेट के बाहर आ जाती है वो एंटिटी, जो दोस्तों हद से ज्यादा बड़ी और डिमोनिक थी। एंटिटी पूछती है कि क्या कोई इंसान है, जिससे अब आप लोग समझ जाओ कि ये एंटिटी इंसान नहीं है, ये एक प्रॉपर डीमन है। हुआरेम तुरंत डीमन के सामने झुक जाती है और जवाब देती है कि नहीं मालिक, कोई इंसान नहीं है, मैं तुम्हारी सेवक हूँ। डीमन खुश हो जाता है और अपनी सेवक से मछली मांगता है खाने के लिए, पर हुआरेम पे मछली नहीं थी। वो माफी मांगने लगती है, पर देन डीमन समझ जाता है कि ये एक इंसान है। वो हमला कर देता है हुआरेम पे और वो भागती है जान बचाकर। बाहर निकलते ही बोंगजिल एक भाला लेकर आता है और स्टैब कर देता है डीमन को, पर डीमन पे हल्का सा भी असर नहीं होता। डीमन बोंगजिल को उठाकर उसकी आंख सहलाने लगता है, जिससे बोंगजिल की एक आंख लाल हो जाती है, जिसे आप लोग याद रखना। देन वो बोंगजिल को स्टैब कर कर घायल कर देता है और बढ़ता है हुआरेम को मारने। हुआरेम बच के कुछ स्टैचूज के पास चले जाती है, जिन्हें डीमन देखते ही रुक जाता है। दोस्तों ये जो स्टैचूज थे ये थे पगोड़ा, यानी छोटी छोटी श्राइन जिनके अंदर होली चीजों को रखा जाता है। डीमन हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है, जिससे उसके शरीर में आग लग जाती है। किम और योंग भी तभी वहां आ जाते हैं, एंड देन सबके सामने वो डीमन आग के गोले में बदलकर इधर उधर उड़ने लगता है। डीमन को देखकर तीनों लोगों को आने लगते हैं मौत के विजन्स। एंड देन डीमन गायब हो जाता है आसमान में। तुरंत हुआरेम बोंगजिल को संभालती है एंड सीन आता है हॉस्पिटल में। हुआरेम को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रही थी सिंस बोंगजिल उसका पार्टनर था। किम भी माफी मांगता है सिंस कब्र को निकालने का आइडिया उसका था, पर बात इतनी सी नहीं थी। हुआरेम को समझ आ गया था कि वो एंटिटी इस दुनिया से बिलोंग करती ही नहीं, उस एंटिटी का खुद का शरीर था। यानी दोस्तों जो आत्मा रहती है या फिर अगर कोई डीमन नरक से आता है किसी इंसान को पोजेस करने के लिए, तो उन लोगों का शरीर नहीं होता, पर वो चीज उसका खुद का शरीर था। उसे किसी को पोजेस करने की जरूरत नहीं है, और हुआरेम को उस एंटिटी से कुछ भी फील नहीं हो रहा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये एंटिटी क्या है और इसको दफन क्यों कर रखा था, जबकि ये जो नॉर्मल क्वेश्चंस रहते थे वो पहले ही समझ जाती थी देखने भर से, क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर थी अपने काम में। देन डॉक्टर्स आते हैं और बताते हैं कि बोंगजिल की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, और इतने में किम सोचने लगता है जियोंग के दादा के बारे में, क्योंकि उस आत्मा ने जब अपने पोते को मारा था ना, तो मरने से पहले आत्मा ने बोला था लोमड़ी ने चीते के 2 टुकड़े कर दिए। यानी शायद जियोंग के दादा को इस डीमन के बारे में जरूर कुछ पता होगा। इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किम जाता है वापस मंदिर, जहाँ पे वो पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करता है, एंड लकीली उसे 100 साल पुराने रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, जिसमें आयरन ब्लड अलायंस के बारे में लिखा हुआ था, जो एक मिलिट्री ग्रुप था पुराने टाइम का। वही हॉस्पिटल में बोंगजिल से मिलने आती है शमन जियोंगजा और उसकी बेटी जाहाई। इन दोनों को हुआरेम अच्छे से जानती थी, और वो चाहती थी कि ये दोनों बोंगजिल का ख्याल रखे इस डेमोनिक खेल के दौरान। हालांकि जाहाई को बोंगजिल के शरीर में से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी, क्योंकि दोस्तों बोंगजिल अब पोजेस्ड है डीमन के द्वारा। ये तब हुआ था जब डीमन ने बोंगजिल की आंखों को सहलाया था। वही किम को मिलती है एक कुल्हाड़ी जिसपे बहुत सारे लड़कों के नाम लिखे हुए थे, और ये वही लड़के थे जिनकी फोटो किम को पुराने रिकॉर्ड्स में मिली। रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये सारे लोग चोर थे जो कब्र में से खजाना चुराते थे, पर जिस तरीके से उनके नाम कुल्हाड़ी पे लिखे थे उससे किम समझ जाता है कि बात कुछ और है। वो अब जाता है और उसी कुल्हाड़ी से खुदाई करने लगता है वही पहाड़ी पे। मीनवाइल हॉस्पिटल में हुआरेम बाकी 2 शमन के साथ मिलकर करती है एक रिचुअल, और वो पोजेस्ड बोंगजिल के सामने बात करने लगती है मछली पकाने और खाने के बारे में, क्योंकि इतना वो जानती थी कि उस डीमन को मछली पसंद है। हालांकि जब बोंगजिल जागता है तो खुलता है एक राज, क्योंकि बोंगजिल के अंदर वो डीमन तो था, पर वो बात नहीं कर रहा था। डीमन से जुड़ी हुई थी आत्माएं, और उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा बात कर रही थी बोंगजिल के शरीर
के अंदर से। ये उन इंसानों की आत्मा है जो उस एंटिटी को जानती थी पास्ट में। एनीवे, हुआरेम आत्मा से पूछती है कि डीमन कहाँ पे है, तो आत्मा बोलने लगती है कोऑर्डिनेट्स, और ये वही कोऑर्डिनेट्स थे जो उस बिना नाम वाली कब्र पे लिखे हुए थे। यानी दोस्तों, वो डीमन उसी कब्र के बिल्कुल डायरेक्ट नीचे था और उस कब्र को खोद रहा था किम, जिसे अचानक मिल जाता है वो डीमन जो सो रहा था आराम से मिट्टी के अंदर, जिससे किम बुरी तरीके से डर जाता है। अब हॉस्पिटल में रिचुअल के बाद जेयोंगजा अपनी बेटी को लेकर चले जाती है, ये कह के कि तुम लोग जापानी भूतों से पंगा ले रहे हो, वो भी वो भूत जो डीमन के साथ जुड़े हुए हैं। ये भूत और डीमन हर इंसान को मार डालेंगे बिना किसी रीजन के, और जियोंगजा अपनी बेटी को मरने नहीं देगी। देन देर रात को किम योंग को बताता है डीमन वापस चले गया है मिट्टी के अंदर सोने, जहाँ पे उसकी कब्र मिली थी। ये बात किसी को भी समझ नहीं आती, क्योंकि दोस्तों, अगर डीमन को वहीं मिट्टी के अंदर रहना था तो उसे दफनाया ही क्यों। इसके बाद हॉस्पिटल में सब लोग करते हैं बातचीत, और फाइनली सामने आता है इस पूरी मूवी का कंक्लूजन। तो अब लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं सब कुछ सीधा सीधा और डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वो जो डीमन है वो हमेशा से एक डीमन नहीं था, वो असल में था एक सामुराई जापान का, जो 16वीं सदी में बैटल ऑफ सेकिगाहारा में मारा गया था। यानी जो उसकी कब्र थी ना, वो पहले जापान में थी, पर देन उसे बाद में ट्रांसफर करा गया था कोरिया में किसी बड़े कारण से। वो कारण ये था कि जब पुराने टाइम में जापान का कब्जा था कोरिया पे, तो जापान वालों ने ऑर्डर करा था जापानीज शमन को कि पूरे कोरिया में स्पिरिचुअल आयरन स्पाइक्स को गाड़ दो, यानी टोना टोटका कर दो पूरे कोरिया पे, ताकि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बेकार हो जाए और जापान इजीली पूरे कोरिया पे राज कर सके। शमज ने किया ये था कि उन्होंने पूरे कोरिया में कई जगह पे लोहे के भाले गाड़ दिए थे मंत्र पढ़कर। पर देन कोरिया जब जापान के खिलाफ लड़ रहा था, तो कोरिया की मिलिट्री ने बनाया था आयरन ब्लड अलायंस, जिसके ग्रुप की फोटो अभी थोड़ी देर पहले किम को मिली थी। उस अलायंस के सारे लोगों को ग्रेव के रॉबर्स बताते थे, पर उन लोगों का असली काम था उन काले जादू वाले भालों को ढूंढना और जमीन से बाहर निकालना। पर बात इतनी सी नहीं है। याद है गीसुने, वो जापानीज मंक जिसके बारे में हमें पता चला था? वेल, गीसुने ही उन जापानीज शमन में से एक था जिसने काला जादू करा था कोरिया के ऊपर, और उसने एक भाला गाड़ा था उस जगह पे जहाँ पे उस सामुराई की कब्र थी, क्योंकि उस सामुराई की कब्र को गीसुने ने ही कोरिया से मंगवाया था, और गीसुने ने ही सामुराई को एक डीमन में बदल दिया था ताकि वो उस काले जादू वाले भाले की रक्षा कर सके। इस सब को छुपाने के लिए देन गीसुने ने जियोंग के पूर्वजों को मैनिपुलेट कर कर जियोंग के दादा की कब्र को सामुराई की कब्र के ऊपर गड़वा दिया था, ताकि ये राज कभी खुले ही ना। यही रीजन है कि जियोंग के दादा की आत्मा 100 साल से अपने परिवार को परेशान कर रही थी, और जैसे ही वो आत्मा आजाद हुई, वो अपनी पुश्तों को मारने आ गई, क्योंकि वो आत्मा नहीं चाहती थी कि उसके परिवार वाले डीमन के चंगुल में फंस जाएं। देन डीमन आजाद हो गया, पर वो वापस चले गया मिट्टी के अंदर, क्योंकि उसी जगह पे कहीं पे दफन था वो भाला जिसकी रक्षा डीमन कर रहा था। यानी डीमन उसी स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट पे सोता रहेगा, और ये जो कोऑर्डिनेट थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। पास्ट में शमन ने पूरे कोरिया में अलग अलग कोऑर्डिनेट्स निकाले थे ताकि भाले गाड़े जा सके, यानी उन भालों को वही रहना जरूरी है जहाँ पे काला जादू करा गया था, वरना वो काम नहीं करेगा। इतना ही नहीं, जो सेंटेंस था ना, लोमड़ी ने चीते के 2 टुकड़े कर दिए, वो भी गीसुने से जुड़ा हुआ था। बेसिकली मंक गीसुने के पास चालाक लोमड़ी जैसी शक्ति थी, और उसने चीते को हरा दिया था, जो ऑब्वियसली कोरियन आर्मी को दर्शा रहा है। वेल, ये था पूरा चिट्ठा टूम ब्रेकर मूवी की मिस्ट्री का। पर वापस हॉस्पिटल में आ जाओ, जहाँ पे सब कंक्लूजन निकलने के बाद आती है बात कि इस डीमन को रोकना कैसे है। वारिम बताती है कि उस डीमन को हरा नहीं सकते, क्योंकि भाई वो इतना ज्यादा बड़ा और विशाल है कि एक ही झटके में सबको मार डालेगा। पर ये लोग उस डीमन का ध्यान भटका सकते हैं। जैसे ही डीमन कुछ देर के लिए कब्र से निकलेगा, एक बंदा जाकर काले जादू वाले भाले को ढूंढ निकालेगा और उसे नष्ट कर देगा। एंड अगर वो चीज ही खत्म हो जाएगी जिससे डीमन प्रोटेक्ट कर रहा है, तो डीमन भी अपने आप मारा जाएगा। अब फाइनल रिचुअल की तैयारी होती है। बोंगजिल का शरीर इनकांटेशन से भर दिया जाता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। बाकी तीनों लोग भी खुद को इनकांटेशन में कवर कर लेते हैं और पहुंचते हैं शैतानी पहाड़ी पे। वो लोग देन मछली डालते हैं कब्र से लेकर जंगल तक, ताकि वो डीमन भूख के
मारे बाहर निकल जाए और पहुंच जाए एक बड़े से पेड़ के पास, जहाँ पे हुआरिम रिचुअल कर कर उसका ध्यान भटकाएगी। बड़ा पेड़ इसलिए क्योंकि हुआरिम की शमन वाली ट्रेनिंग भी ऐसी ही पेड़ के पास हुई थी। तीनों लोग अब रात होने का इंतजार करते हैं। हुआरिम किम को देती है घोड़े का खून ताकि वो काले जादू वाले भाले को ढूंढते ही ब्लेस कर सके। और वहीं हॉस्पिटल में जियांगजा और जा हाय भी एक फाइनल रात के लिए आ गए थे बोंगजिल की रक्षा करने। अब फाइनली देर रात को अराउंड 2 बजे वो डीमन निकलता है मिट्टी से और मछली खा जाता है। कब्र से निकलकर मछली खाता खाता वो चले जाता है पेड़ के पास, जहाँ पे हुआरिम स्टार्ट करती है अपना रिचुअल। थोड़ी देर में डीमन पहुंचता है पेड़ पे और हुआरिम पेड़ के पीछे से उससे बात करने लगती है। वो इंसान की तरह नहीं, पेड़ की तरह बात करती है। बेसिकली हुआरिम डीमन को यकीन दिला रही थी कि वो कोई पेड़ की भगवान है। वहीं दूसरी तरफ किम और योंग खुदाई शुरू कर देते हैं उस रेलिक के लिए। हुआरिम भगवान बन के डीमन को पहाड़ से जाने के लिए बोलती है क्योंकि ये पहाड़ उसका है, पर डीमन चिल्लाता है कि नहीं, ये पहाड़ उसका है। उसे ऑर्डर दिया गया था यहाँ पे रखवाली करने का, और एक समुराय कभी भी हार नहीं मानता। वो डीमन बात ऐसे कर रहा था जैसे वो आज भी सेकिगाहारा के युद्ध में लड़ रहा हो 16वीं सदी में। हुआरिम डीमन को समझाती है कि सदियां बीत गई है और अब कोई युद्ध नहीं हो रहा। और वहीं दूसरी तरफ किम और योंग को कुछ भी नहीं मिलता खुदाई करने के बाद भी। जी हाँ, वो भाला वहां पे था ही नहीं, जिससे परेशान होकर योंग चले जाता है हुआरिम को सावधान करने और किम खुदाई करता रहता है पागलों की तरह। वहीं डीमन विजन दिखाता है हुआरिम को जिस दिन उसकी लाश को यहाँ पे दफन किया गया था गीसुने मंग के द्वारा। एंड देन डीमन हुआरिम को देख लेता है। वो समझ जाता है कि वो भगवान से नहीं इंसान से बात कर रहा है। डीमन बढ़ता है हुआरिम को मारने, पर हुआरिम को बचा लेती है उसकी दादी की आत्मा आकर, जो बहुत बड़ी शमन थी। दादी की आत्मा इसलिए आ गई क्योंकि हॉस्पिटल में जियांगजा और उसकी बेटी प्रेयर्स कर रहे थे प्रोटेक्शन के लिए। हुआरिम बचकर भागती है और टकरा जाती है योंग से, जो बताता है कि कोई रेलिक नहीं है और उनका प्लान फेल हो गया। पर तभी डीमन निकलता है उनके सर के ऊपर से आग का गोला बनकर। डीमन को वापस जाना था सोने, पर रास्ते में था किम कब्र के अंदर। बाकी दोनों भागते हैं। किम को वार्न करने पर देर हो जाती है क्योंकि डीमन जाकर किम के ऊपर उड़ने लगता है, जिससे किम को आने लगते हैं विजन्स। विजन में वो देखता है कि कैसे एक ही कोऑर्डिनेट से सब कुछ जुड़ा हुआ है और डीमन का उसी कोऑर्डिनेट के नीचे बैठना जहाँ पे भाला होना चाहिए बहुत अजीब बात है। देन डीमन नीचे गिर जाता है। वो किम को बोलता है या तो मेरे सेवक बन जाओ या मेरे को अपनी कलेजी खाने को दे दो, पर किम पूरा टाइम सोचता रहता है और सोचता रहता है। वो डीमन इन दी एंड किम की कलेजी निकालने लगता है उसे स्टैब कर कर कि तभी हुआरिम और योंग डीमन के ऊपर डाल देते हैं सफेद घोड़े का होली खून, जिससे डीमन जलने लगता है। किम बच जाता है, पर डीमन को जलता हुआ देखकर वो एक बड़ी बात समझ जाता है। दोस्तों, यही डीमन वो काले जादू वाला भाला था, इसलिए ही डीमन कोऑर्डिनेट से दूर नहीं जा सकता था। यही वो काला जादू है जो कोरिया को तबाह करने वाला है। अब हुआरिम और योंग आते हैं किम को बचाने, पर वो डीमन उन दोनों को पकड़ लेता है। डीमन की आंखों में देखकर दोनों को विजन्स आने लगते हैं उस दिन के जिस दिन डीमन को दफन किया गया था। हम फाइनली देख पाते हैं गीसुने मंग को, जिसने रिचुअल कर कर काले जादू वाले भाले को इस समुराय की लाश के अंदर डाल दिया था। लाश को देन सिल के दफन कर दिया गया था जमीन में। और दोस्तों, कब्र सीधी इसलिए खड़ी थी क्योंकि भाले भी सीधे खड़े होते हैं जमीन के अंदर। वेल, अब किम नोटिस करता है कि ये डीमन बना है आग से, और वास्तु शास्त्र के हिसाब से आग को पानी और लकड़ी के इस्तेमाल से खत्म करा जा सकता है। वहीं पास में अब पड़ा था एक कुल्हाड़ी का हिस्सा जिसपे घोड़े का खून लगा हुआ था, जिसे किम अब उठाकर स्टैब कर देता है डीमन के पैर में, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। हॉस्पिटल में पोजेस्ड बोंगजिल भी चिल्ला पड़ता है। डीमन देन गुस्से में पकड़ लेता है किम का मुंह, पर किम याद दिलाता है डीमन को कि अगर वो काले जादू वाला लोहा है तो किम के पास खून से सनी लकड़ी है, जिससे वो फिर से डीमन को मारता है। डीमन फाइनली हारने लगता है। किम लकड़ी से बार बार उस पे वार करता है और वहीं हॉस्पिटल में बोंगजिल पोजेशन से बाहर आ जाता है। डीमन बिल्कुल कमजोर हो गया था जब एंड में किम उसके शरीर के 2 टुकड़े कर फाइनली उसे खत्म कर देता है, और जीतने के बाद किम घायल होने की वजह से हो जाता है बेहोश। पर फाइनली ये डिमोनिक खेल खत्म हो गया था। किम को तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां पे उसे सर्जरी में ले जाते हैं। देन कुछ दिन आगे किम को फाइनली होश आ गया था। बोंगजिल भी अब ठीक हो गया था और टूम ब्रेकर टीम जीत गई थी।
सब लोगों की लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है, पर कई बार हुआरिम को अभी भी उस डीमन के विजन आते थे। मूवी के एंड में किम की बेटी की शादी हो जाती है, जिसमें सारी टीम फैमिली फोटो में शामिल होती है एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कमाल की मूवी खत्म हो जाती है। ये था पूरा रीकैप टूम ब्रेकर या एक्सुमा मूवी का, जो सच्ची में हद से ज्यादा कमाल की थी। मैंने सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है, तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। हमेशा मैं ऐसी ही वीडियोस बनाता हूँ जहाँ पे सब कुछ डिटेल में कवर हो, ताकि आप लोगों को किसी और चैनल पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। मैं इस मूवी को रेट कर रहा हूँ सॉलिड 8.7 आउट ऑफ 10। आप लोग मुझे अपनी रेटिंग कमेंट में बताना। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रीकैप चैनल है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आपकी इन चीजों से मेरे को अच्छा लगता है एंड देन और ज्यादा वीडियो बनाने का मन भी करता है। मैं टेलीग्राम पे चैनल अपडेट्स डालता हूँ और इंस्टाग्राम पे मैं सबका पर्सनल रिप्लाई करता हूँ, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर लेना। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।